आजादी के बाद का भारत। सोचिए, एक ऐसा टाइम जब हवा में उम्मीदें तो थीं, पर साथ ही एक गहरी उथल-पुथल भी थी। हाँ, बिल्कुल। लग रहा था जैसे सब कुछ बदल जाएगा, पर वो पुरानी जड़ें वो समाज को कस के पकड़े हुए थीं। सही बात है। और शायद ये जो कश्मकश थी ना, ये सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी पीढ़ियों के बीच, उनकी सोच में, उनके जीने के तरीकों में। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल समय था। एक तरफ वो पीढ़ी थी जिसने गुलामी देखी थी, जिनके लिए परंपराएं, सामाजिक नियम वो सब जिंदगी का आधार थे। और दूसरी तरफ वो नौजवान थे जो एक आजाद देश में आंखें खोल रहे थे। नई हवा में। बिल्कुल, उनके सामने सवालों का, संभावनाओं का एक नया आसमान था। तो जाहिर है उनकी सोच, उनकी इच्छाएं वो पुरानी पीढ़ी के तयशुदा रास्तों से मेल नहीं खाती थीं। और इसी टकराव को, इसी बदलते हुए सामाजिक और मानसिक माहौल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे नागार्जुन जी के एक अहम उपन्यास पर। अच्छा। नागार्जुन, जिन्हें मैथिली में यात्री के नाम से भी जाना जाता है, हमारी ये चर्चा उनके 1965 में छपे उपन्यास नई पौध के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उस पर आधारित है। और दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इसे नागार्जुन का आखिरी महत्वपूर्ण उपन्यास भी मानते हैं। नई पौध नाम ही कितना कुछ कहता है ना? ये उपन्यास जैसा आपने बताया 1965 में आया और ये उस दौर के भारत को खासकर नई पीढ़ी के नजरिए से हमारे सामने रखता है। वो युवा जो आजादी के बाद के माहौल में पल बढ़ रहे थे। हाँ। उनकी जो आकांक्षाएं थीं, उनके संघर्ष, उनके सपने, ये सब उस पुरानी दुनिया से टकरा रहे थे जिसे उनके माँ बाप या बुजुर्ग सहेज कर रखना चाहते थे। तो आज की इस गहरी बातचीत का मकसद यही है कि हम इस उपन्यास के आईने में देखें कि वो कौन से संघर्ष थे जो पीढ़ियों के बीच चल रहे थे, वो कौन सी नई सोच थी जो उभर रही थी, और वो कौन से सामाजिक बदलाव थे जिनकी आहट उस समय सुनाई दे रही थी। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। नागार्जुन और उनके इस उपन्यास नई पौध के बारे में थोड़ा और बताइए। उनके लिखने का अंदाज कैसा था, क्या खासियत थी जो इसमें भी दिखती है? देखिए, नागार्जुन की खासियत यही थी कि वो आम आदमी के लेखक थे। उनकी जड़ें गांव देहात में थी। हाँ। और उनकी रचनाओं में, चाहे वो कविता हो या गद्य, आपको मिट्टी की सौंधी गंध, किसानों का दर्द, सामाजिक ऊंच नीच और बदलता हुआ समाज, उसका सच, वो किसी विचारधारा के खांचे में बंद कर नहीं लिखते थे जी। जो देखते थे, महसूस करते थे, उसे बड़ी बेबाकी से, सहजता से कह देते थे। अच्छा। नई पौध में भी यही बात है। ये कोई हवाई किस्सा नहीं है। ये उस समय के उत्तर भारत की किसी गांव या कस्बे की जीती जागती तस्वीर पेश करता है, जहां बदलाव आ तो रहा है। हाँ, जहां बदलाव की लहरें पहुंच तो रही हैं, पर वो पुरानी चट्टानें वो अभी भी मजबूती से खड़ी हैं। तो जैसा कि जानकारी इशारा करती है, उपन्यास का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है आजादी के बाद के भारत में आ रहे सामाजिक और मानसिक बदलाव, और फोकस युवाओं पर है जी। तो वो बुनियादी संघर्ष क्या है जिसे नागार्जुन ने यहाँ पकड़ने की कोशिश की है? ये पीढ़ियों का टकराव, ये कैसे सामने आता है उपन्यास में? इसका जो मूल संघर्ष है ना, वो दो अलग अलग दुनियाओं का है जी। दो अलग अलग जीवन दृष्टियों का टकराव है। अच्छा। एक तरफ है पुरानी पीढ़ी, माता पिता हैं, गांव के बड़े बूढ़े हैं जी। वो लोग जिनके लिए परंपरा ही सब कुछ है। उनकी दुनिया थोड़ी सीमित है। उनकी जमीन, उनकी खेती, उनकी जाति बिरादरी के नियम, समाज के बनाए रीति रिवाज, उनके लिए इज्जत, मान मर्यादा, इन्हीं चीजों को निभाने में है। सही। और उनकी सबसे बड़ी चिंता और उम्मीद यही है कि उनके बच्चे भी इसी लीक पर चलें, इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाएं। यानी एक तरह से वो स्टेटस को जो चला आ रहा है उसे बनाए रखना चाहते हैं, उसी में उन्हें सुरक्षा लगती है। और फिर आती है वो नई पौध। हाँ, फिर आती है ये नई पौध। ये वो लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज गए हैं, जिन्होंने शायद शहर देखा है या कम से कम किताबों अखबारों के जरिए नई दुनिया, नए विचारों को जाना है। उनके मन में सवाल हैं, वो पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है, कैसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी पसंद से पढ़ना, अपना करियर चुनना, अपना जीवन साथी चुनना। ये पुरानी पीढ़ी के हमेशा से ऐसा ही होता आया है वाले तर्क को, उसको मानने को तैयार नहीं है। समझ गया। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। ये बात दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ नाफरमानी या विद्रोह नहीं है, बल्कि एक नई चेतना, एक कॉन्शियसनेस का उदय है जो तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। बिल्कुल। और उपन्यास की कहानी, जैसा आपने बताया, गांव और कस्बाई जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, तो जाहिर है पात्र भी उसी मिट्टी के होंगे। जी हाँ।
जानकारी में ये भी आता है कि कुछ पढ़े लिखे युवा हैं जो गांव के पुराने ढर्रे से नाखुश हैं। फिर वो माता पिता हैं जो अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, और वो पूरा माहौल है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच जैसे फंसा हुआ सा लगता है। ये माहौल इस संघर्ष को कैसे प्रभावित करता होगा? ये माहौल, देखिए, ये उस संघर्ष को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। गांव या कस्बे का जो सामाजिक ढांचा होता है ना, वो बहुत टाइट होता है। बिल्कुल, वो काफी मजबूत होता है। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर किसी पर नजर रखी जाती है। हाँ? ऐसे में अगर कोई युवा पुरानी लीग से हटने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है। अच्छा। पुरानी पीढ़ी को समाज का सपोर्ट मिलता है, उनकी सोच को ताकत मिलती है, जबकि नई पीढ़ी के लिए वही माहौल घुटन भरा बन जाता है। उन्हें लगता है यहाँ उनके सपनों के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है। उन्हें लगता होगा कि यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ये बात समझ में आती है। यानी गांव का माहौल ही एक तरह से पुरानी सोच को और पक्का करता होगा, जिससे युवाओं का संघर्ष और मुश्किल हो जाता होगा। जी। अब अगर हम उन खास मुद्दों पर आएं जहां ये टकराव सबसे तीखा होकर उभरता है, तो जानकारी में कुछ क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे जाति के बंधन और अंतरजातीय विवाह की इच्छा। ये तो भारतीय समाज की एक दुखती रग रही है, खासकर उस दौर में। निश्चित रूप से। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नागार्जुन इस मुद्दे को बहुत सीधे और यथार्थवादी ढंग से उठाते हैं। पुरानी पीढ़ी के लिए जाति व्यवस्था एक पवित्र नियम की तरह है, जिसे तोड़ना पाप है, समाज के खिलाफ जाना है। उनके लिए शादी ब्याह अपनी ही जाति में होना चाहिए, यही इज्जत का तकाजा है। हाँ, समाज क्या कहेगा। बिल्कुल। लेकिन नई पीढ़ी, जिसने स्कूलों में समानता का पाठ पढ़ा है, जिसने शायद प्रेम को अनुभव किया है, वो इन जातीय दीवारों को बेमानी समझती है। हाँ। उनके लिए इंसान का महत्व जाति से बढ़कर है। तो जब कोई युवक या युवती अंतरजातीय विवाह करना चाहता है, तो वो सिर्फ एक पारिवारिक विद्रोह नहीं होता। नहीं, वो पूरे सामाजिक ढांचे पर, हजारों साल पुरानी व्यवस्था पर एक सीधी चोट होती है। यानी ये सिर्फ शादी का सवाल नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी समाज की बनाई सदियों पुरानी पहचान या नियमों से ज्यादा जरूरी है। और ये सवाल तो आजाद भारत के सामने सबसे बड़ा था शायद। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और बड़ा टकराव सामने आता है, खेती बाड़ी और गांव में टिके रहने की पारंपरिक सोच बनाम शहर जाकर नौकरी करने की नई आकांक्षा। हाँ, ये भी उस दौर का एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव था। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। जी। जमीन सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पहचान, इज्जत और सामाजिक रुतबे का प्रतीक थी। बाप दादा की जमीन पर खेती करना, गांव में रहना, यही सही जीवन माना जाता था। पुरानी पीढ़ी के लिए बेटे का ये कहना कि वो खेती नहीं करेगा, शहर जाकर कोई बाबूगिरी या नौकरी करेगा, ये अपनी जड़ों से कटने जैसा था। पहचान खोने जैसा। हाँ, अपनी पहचान खोने जैसा था। उन्हें लगता था कि शहर जाकर लड़का बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। और युवाओं के लिए शहर क्या था? सिर्फ पैसा कमाने की जगह या कुछ और भी मतलब था उसका? युवाओं के लिए शहर सिर्फ पैसा नहीं था। नहीं। वो एक प्रतीक था, आजादी का, अवसरों का, एक बेहतर और आधुनिक जीवन का। अच्छा। शिक्षा ने उन्हें दिखाया था कि दुनिया सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं है। शहर में उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता था। वो पुरानी जाति पाति की जकड़न से शायद कुछ हद तक मुक्त हो सकते थे। हाँ। एक नई पहचान बना सकते थे। गांव का जीवन उन्हें पिछड़ा हुआ लगता था, संभावनाओं से रहित लगता था। तो ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं था। नहीं, ये जीवन शैली, मूल्यों और भविष्य की कल्पना का भी टकराव था। हमने सामाजिक बंधनों की बात की, आर्थिक आकांक्षाओं की, पर क्या विचारों के स्तर पर, जिसे हम सोच कहते हैं, वहां भी कोई टकराव था? जानकारी में धार्मिक आडंबर बनाम वैज्ञानिक सोच के टकराव का भी इशारा है। इसका उपन्यास में क्या रूप दिखता है? इसका मतलब है कि नई पीढ़ी का सवाल सिर्फ सामाजिक नियमों या आर्थिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो उन धार्मिक मान्यताओं, उन रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर भी उंगली उठा रही थी, जिन्हें पुरानी पीढ़ी बिना सोचे समझे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोती आ रही थी। अच्छा। शिक्षा, खासकर विज्ञान की पढ़ाई ने उन्हें तर्क करना सिखाया था। वो हर चीज को कारण और प्रभाव की कसौटी पर कसना चाहते थे। लॉजिक। हाँ, लॉजिक। तो जब वो गांव में झाड़ फूक, टोने टोटके या कर्मकांडों का बोलबाला देखते थे, तो उनके मन में संदेह पैदा होता था। तो क्या ये नास्तिकता की तरफ झुकाव था या कुछ और? जरूरी नहीं कि ये सीधे सीधे नास्तिकता हो। ये ज्यादातर तर्क और विवेक के आधार पर जीने की इच्छा थी।
वो उन चीजों को खारिज कर रहे थे जो उन्हें अतार्किक या पाखंडपूर्ण लगती थीं। अच्छा। पुरानी पीढ़ी के लिए ये धर्म से भटकाव था, अधर्म था, लेकिन नई पीढ़ी इसे प्रगतिशीलता मानती थी, अंधविश्वास से मुक्ति मानती थी। तो ये एक और टकराव का मोर्चा था। जी हाँ, ये टकराव विवेक बनाम आस्था का, या यूं कहें कि आधुनिक सोच बनाम पारंपरिक धार्मिकता का टकराव था, जो समाज में गहरे विभाजन को दिखा रहा था। यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है कि ये उपन्यास सिर्फ समस्याओं या टकरावों को ही नहीं गिनवा रहा, नहीं, बल्कि ये उस प्रक्रिया को दिखा रहा है जिससे एक नई सोच जन्म ले रही थी। ये बता रहा है कि अब वो समय नहीं रहा कि युवा हर पुरानी बात को आंख मूंद कर मान लें। हाँ, वो सवाल करेंगे, वो चुनौती देंगे। बिल्कुल। इसीलिए इस जानकारी में इसे पीढ़ियों के बीच टकराव का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा गया है। ये महज घर परिवार का झगड़ा नहीं है, नहीं, ये एक बड़े सामाजिक मंथन का प्रतिबिंब है। ये विचारों का संघर्ष है, मूल्यों की टकराहट है, भविष्य के भारत की दिशा को लेकर एक जद्दोजहद है। और नागार्जुन की खूबी यह है कि वो किसी एक पक्ष का महिमा मंडन नहीं करते। हाँ, वो पुरानी पीढ़ी की जड़ता और असुरक्षा को भी दिखाते हैं। हाँ, और नई पीढ़ी की अधीरता, उनके असमंजस और कभी-कभी जो दिशाहीनता होती है उसको भी दिखाते हैं। वो यथार्थ को पकड़ते हैं। और इस यथार्थ को दिखाते हुए उपन्यास अनजाने में ही सही सामाजिक बदलाव का एक बड़ा पैरोकार बन जाता है ना? बिल्कुल। जाति व्यवस्था पर सवाल उठाना, गांव छोड़कर शहर जाने की बात करना, धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देना, ये सब उस समाज की जड़ता पर प्रहार था। हाँ, ये उपन्यास एक तरह से उस संक्रमण काल का सामाजिक एक्सरे है। अच्छा, एक्सरे। हाँ, ये दिखाता है कि राजनीतिक आज़ादी मिल जाने भर से समाज नहीं बदल जाता। असली बदलाव तब आता है जब लोग, खासकर युवा, स्थापित मान्यताओं और ढांचों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। सही बात है। और नई पौध इसी प्रक्रिया को दर्ज करता है। ये दिखाता है कि बदलाव की प्रक्रिया वो दर्दनाक होती है, उसमें संघर्ष होता है, लेकिन ये होती जरूर है। ये उन दबी हुई आवाज़ों को सामने लाता है जो अब मुखर हो रही थीं। चलिए अब उपन्यास के शीर्षक पर लौटते हैं, नई पौध। जानकारी ये कहती है कि ये भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है जो नई सोच से बनेगा, भले ही रास्ता संघर्ष भरा हो। इस सिंबल की और क्या परतें हो सकती हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नई पौध का प्रतीक बहुत गहरा है। एक नन्हा पौधा जब कठोर सूखी जमीन को फोड़कर बाहर निकलता है तो उसमें एक जबरदस्त जीवन शक्ति होती है। हाँ। लेकिन वो बहुत नाजुक भी होता है। उसे पोषण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सही। ठीक इसी तरह उपन्यास में दिखाई गई नई पीढ़ी है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने। वो पुरानी जड़ हो चुकी सामाजिक जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत संघर्ष है, पुरानी जड़ों से उखड़ने का दर्द, विरोध है, लेकिन इसी नई पौध में भविष्य की आशा छिपी है। ये इस बात का संकेत है कि जीवन ठहरा हुआ नहीं है, वो बदलेगा, नया रूप लेगा। तो क्या ये पौध सिर्फ आशा का ही प्रतीक है या इसमें उस दौर की कुछ चिंताएं भी झलकती हैं? क्या लगता है? दोनों बातें हैं, दोनों। आशा इसलिए कि ये बदलाव का आगे बढ़ने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी में समाज को बदलने की क्षमता और इच्छा है। ठीक है। लेकिन चिंता इसलिए कि ये पौध अभी कमजोर है। क्या इसे सही माहौल मिलेगा? क्या ये पुरानी व्यवस्था के दबाव में कुचल दी जाएगी? क्या ये युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाएंगे या भटक जाएंगे? उपन्यास इन सवालों को भी पाठक के मन में छोड़ देता है। ये सिर्फ एक रोमानी आशावाद नहीं है, बल्कि यथार्थ की जमीन पर खड़ा एक जटिल प्रतीक है जो उम्मीदें और आशंकाएं दोनों को समेटे है। बिल्कुल, उस दौर की उम्मीदों और आशंकाओं दोनों को समेटे हुए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? नागार्जुन के इस उपन्यास नई पौध का सार क्या है? हम इसे आज कैसे समझें? सार यही है कि नागार्जुन ने नई पौध के जरिए भारतीय समाज के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ को पकड़ा है। वो दौर जब आजादी तो मिल गई थी, लेकिन समाज अंदर से बदल रहा था। पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, रिश्ते नाते सब एक नई कसौटी पर कसे जा रहे थे। ये उपन्यास दिखाता है कि ये बदलाव आसान नहीं था। इसमें पीढ़ियों के बीच गहरा टकराव था, मूल्यों का संघर्ष था। हाँ। लेकिन इसी संघर्ष के बीच से एक नए भारत की नई सोच की कोंपलें फूट रही थीं। ये सिर्फ एक गांव या कुछ पात्रों की कहानी नहीं, ये उस पूरे युग की कहानी है जब भारत अपनी पुरानी खाल उतारकर एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा था, अपनी तमाम उलझनों और विरोधाभासों के साथ। सही कहा। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें
तो हमने नागार्जुन के उपन्यास नई पौध के माध्यम से स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर की सामाजिक उथल-पुथल को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि ये उपन्यास किस तरह पीढ़ियों के बीच पनप रहे संघर्ष का, खासकर उन युवाओं के नजरिए का एक आईना है जो पुरानी परंपराओं और सामाजिक बंधनों को चुनौती दे रहे थे। हाँ, और हमने उन खास मुद्दों को भी गहराई से देखा जहां ये टकराव सबसे ज्यादा नुकीला था, चाहे वो जाति व्यवस्था को तोड़ने की इच्छा हो, गांव की जड़ता से निकलकर शहर के अफसरों की ओर जाने की आकांक्षा हो, सही, या फिर सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों पर तर्क और विवेक से सवाल उठाने की हिम्मत हो। ये सारे बिंदु मिलकर उस बड़े सामाजिक परिवर्तन की तस्वीर बनाते हैं जो उस समय आकार ले रहा था। और ये उपन्यास इसीलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि उस संक्रमण काल का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। जब भारत अतीत के बोझ और भविष्य की उम्मीदों के बीच अपना रास्ता तलाश रहा था। निश्चित रूप से यह हमें उस दौर की नब्ज महसूस करने में मदद करता है। वो उम्मीदें, वो डर, वो सवाल जो हवा में तैर रहे थे। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस उपन्यास नई पौध को लिखे हुए आधी सदी से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हाँ, काफी समय हो गया। ये हमें 1965 के भारत के समाज का एक खाका दिखाता है। सवाल ये है कि क्या आज इतने दशकों बाद भी हमारे समाज में पुरानी और नई सोच, परंपरा और आधुनिकता के बीच का ये द्वंद्व, ये संघर्ष मौजूद है? क्या इसके रूप बदल गए हैं या ये आज भी उतनी शिद्दत से महसूस होता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।